अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से जारी है। इस ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरा साथ देंगे इस एक आवर में शहजाद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि कुछ हम अपडेट कर दें अपने देखने वालों को। दुनिया भर में नाज़रीन अब ये देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद कोशिश ये की जा रही है इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन 38,77,000 तक ये तादाद पहुंच चुकी है। 2,68,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जो यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद अब हो गई है दुनिया भर में। 13,28,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि कोई एक खुशाइन चीज़ है। लेकिन अमेरिका में अगर देखें तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और वहाँ बताया जा रहा है कि 13,28,000 के करीब अफराद जो हैं वो अभी इस वक्त मुतासिर हैं। 75,800 हो गई है ऐसे लोगों की तादाद। शहजाद, आप क्या कहेंगे? अमेरिका में तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वहाँ सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो पाबंदियाँ हैं, जो लॉकडाउन है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और इसी वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं ना पूरे एग्जैक्टली। और एक चीज़ चीज़ आसमा जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अमेरिका और भारत में जो एक मुश्तरक है वो है चीन के साथ दुश्मनी। अमेरिका ने बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए, उनके पास जो सबूत है वो सामने नहीं लेके आया और भारत ने उनका आवाज़ में लाई, सिर्फ और सिर्फ यूँ कि वो चाइना को अपना दुश्मन समझता है। और एक और चीज़ जो मेरी समझ में नहीं आ रही और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जो है नबर्द आज़मा है, उससे लड़ रही है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो कश्मीरियों पे और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी रहते हैं उनके खिलाफ जो है वो बरज़रे पैकार है। ये चीज़ मेरी समझ से बालातर है बिल्कुल कि इस मौके पे जब आपने अपनी हाउस इन ऑर्डर करना है, सेहत आमा की सहूलियात को बेहतर करना है और लोगों को रिलीफ देना है, आपने उसी तरीके से एक जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। और इसी पर आज हम बात करते हैं आसमा, और मेरे ख्याल में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। अली रज़ा सैयद साहब कश्मीर काउंसिल यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन हैं, शुक्रिया आपका। मशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर पर बात करती हैं। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिशाल मलिक साहिबा आपकी जानिब और मुख्तसर सवाल ये कि इस मौके पे नरेंद्र मोदी सरकार की भारतीय कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, ये क्या चीज़ ये नतीजा अखज़ करता है कि लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है वो बियॉन्ड डेंजर लाइन क्रॉस कर गया और कोई वापसी मुमकिन नहीं है एज लॉन्ग एज नरेंद्र मोदी इज़ इन पावर? एब्सोल्युटली, यहाँ पे तो कंप्लीट जो है बुचर शॉप खुली हुई है और भी बहाना मिल गया है इनको कोरोना की वजह से कि ग्लोबल फोकस और चीज़ों के ऊपर है, तो जल्दी जल्दी मुकम्मल वहाँ पे कब्रिस्तान बना दिया जाए। और ये जो हाल ही में आप मई का पहला हफ्ता ही देख लें, कितनी शहादतें, कितना इंकाउंटर्स, फेक इंकाउंटर्स इन्होंने अटैक्स किए हैं। और उसमें रियाज नाइकू और भी बहुत से लोग जो शहीद हुए, खासतौर पर रियाज नाइकू की डेड बॉडीज भी इनकी फैमिलीज को नहीं दी गई हैं। और वहाँ पे इंटरनेट और हर चीज का, एक तो वैसे ही लॉकडाउन है, टेलीफोन लाइन जो थोड़ी मोड़ी उन्होंने खोली थी वहां पे वो भी खत्म कर दी हैं। नेट पहले भी डेड स्पीड पे था, अब बिल्कुल ही ऑफ कर दिया। और हर जगह इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है, लोग सड़कों पे निकले हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं टू सम सीक्रेट सोर्सेज वो यही है कि वहां पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो रही है ऑन पीपल कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंड प्रोटेस्टिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग देयर। और फिर ऊपर से कोरोना जो चल रहा है, कोरोना की वजह से पेशेंट्स का कुछ पता ही नहीं है कि उनको मेडिकल केयर है। वहाँ तो ये आलम है कि डॉक्टर्स को भी मार दिया जाता है, उनको भी मारा पीटा, जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है वहाँ पे उनको भी अटैक किया जाता है। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट को भी, यूथ को भी, और आए दिन ब्लैक लॉ स्लैप किए जा रहे हैं कश्मीरी यूथ के ऊपर। और जो पॉलिटिकल वॉइस है, पीसफुल पॉलिटिकल वॉइस, वो भी उसको भी साइलेंस किया हुआ है। जो फ्रीडम फाइटर्स जो बहुत ही कम है, अब दे आर पुशिंग कश्मीरीज अगेंस्ट द वॉल टू पिक अप द गन। और वहां पे इतना खतरनाक सिचुएशन है कि इतनी बड़ी 8 लाख की आर्मी है उनकी, उसको एक निहत्ती कौम मुकाबला कर रही है और हर लम्हा उनके ऊपर काफते। हालांकि ग्लोबली इसके ऊपर लेटेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का जो कमीशन है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसने भी खुल के इस पे बात की है कि जो माइनॉरिटीज के साथ इंडिया कर रहा है, जो और भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हो रहे हैं, मगर कुछ भी नहीं इम्पैक्ट पड़ा हिंदुस्तान के ऊपर, बल्कि और भी ज्यादा एलओ से भी आप देख लें क्या हालात हैं। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डेंजरस एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ फुल फ्लेज वॉर।
तो वॉर कश्मीरियों के ऊपर है। और लास्ट ईयर भी आपको याद होगा जब इसकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे फरवरी 27 को, मुझे लग रहा है उसका ये पार्ट 2 है, वो बहुत वी आर वेरी क्लोज टू दैट। और ये हालत बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। ठीक है मिशाल, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मजीद भी बात करेंगे इस बारे में। अली रज़ा साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप फरमाइएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब दुनिया पूरी तरीके से मगन है, बिजी है कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके अंदर, और इसी सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाहता है भारत? यही वजह है कि मोदी सरकार ने अब मकबूजा कश्मीर के अंदर जो अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ हैं वो और ज़्यादा तेज़ कर दी। और कल ही हमने देखा कि अली साहब, आपको आवाज़ आ रही तो फरमाइएगा। आ रही है जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। अली साहब फरमाइएगा, क्या यही वजह है कि दुनिया बिल्कुल बिजी है, कोरोना वायरस की वजह से ध्यान नहीं दिया जाएगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या ड्रामा रचा रहा है भारत सरकार, इस वजह से कार्रवाइयां आप समझते हैं तेज हुई हैं? देखिए, ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अगर आप देखें इनका मोदी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमेशा जब भी दुनिया में कोई इस किस्म की, ये तो पहली दफा मतलब है 100 साल के बाद एक कोरोना वायरस की जो वबा आई है, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई एक चीज सामने रख के उसके पीछे से वो इस किस्म की कार्रवाइयां करते रहे हैं पहले भी। अब भी उनका ये है कि दुनिया मसरूफ है कोरोना वायरस की वजह से, उसमें तमाम ममालिक जो हैं वो उसमें ज्यादा बिजी हैं, तो इसमें वो चाहते हैं कि वो अपने जो गुनाहों अज़ाइम है उनके RSS के और उनकी जो शिवसेना है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नाजी हिटलर ने जर्मनी में किया था, उसी तरीके से ये अपनी एक्सपेंशन जो है और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से वहाँ के मीडिया में और वहाँ के अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह नफरत बोई जा रही है, ये मैं आपको बता दूं कि ये मोदी सरकार के लिए मैं कहूंगा कि भारत के तबाही की तरफ जो है ना वो भारत जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उनकी इन चालों के बावजूद आप देख लें, जिस तरह मुशाल साहबा ने कहा है, US की जो कमेटी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की और जो मजहबी आज़ादियों के बारे में, उन्होंने भी जो अक़लीतों के साथ जुल्म हो रहा है उसके बारे में भी बात की है, उन्होंने कश्मीर के बारे में भी बात की है, उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनेवा बेस्ड, उन्होंने भी की है। और कल ही हमें यूरोपियन यूनियन की वजारत खारजा के जो हेड हैं उनकी तरफ से एक लेटर आया है, वो उस लेटर में भी अगर आप देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये जो कोरोना वायरस की उन्होंने पहले कहा है कि कोरोना वायरस के दौरान जिस तरीके से पूरी दुनिया में तशवीश है, हमें भी तशवीश है उसके बारे में, लेकिन हम नजर रखे हुए हैं उस इलाके पे। और खासकर उन्होंने कहा कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो किसी तरीके से भी यूरोपियन यूनियन को कबूल नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव चीजें हैं और इंशाल्लाह कश्मीरियों की आवाज सुनी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप देखें यूरोपियन मीडिया, US का मीडिया, ये सारे अब जो पहले नहीं करते थे बात, आज वो बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार जिस रास्ते पे चल रही है वो फाशिज्म की तरफ जा रहा है, वो इंडिया की अली साहब, बड़ा सादा सा सवाल, और मैं चाहूंगी कि इसका जवाब भी आप उतना ही ऐसे अल्फाज में दीजिएगा कि आम जो हमारे लोग हैं वो इसको समझ पाएं। तशवीश का इजहार किया जाता है, करारदादें मंजूर होती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आती हैं, दुनिया को कहा जाता है कि इसका इदराक भी हो रहा है। सर, रिजल्ट कब इसका सामने आएगा? कब हम ये देखेंगे कि अमली तौर पर कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं कि भारत को रोका जा सके मकबूजा कश्मीर के अंदर इस जारहियत से? वरना बात तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी की गई है, बहुत सारे ममालिक भी देख रहे हैं भारत क्या कर रहा है। अमली कदम कब उठाया जाएगा? देखिए, मैं इससे पहले भी कितनी दफा कह चुका हूँ कि हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं, हमें हालात के साथ वक्त के साथ अपनी स्ट्रेटेजी पे गौर करना होगा। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो लीडरशिप है, वो बैठ के देखे कि इन हालात में, देखे 9/11 से पहले एक स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी, वो चल सकती थी, लेकिन जो स्ट्रेटेजी 9/11 से पहले थी वो 9/11 के बाद काबिल कबूल नहीं थी दुनिया को। तो अब ये कोरोना वायरस के बाद दुनिया चेंज हो रही है, तो हमें इसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजीज पे गौर करना होगा, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना होगा और हमें नए रास्ते तलाश करने होंगे, नई स्ट्रेटेजीज जो आज दुनिया को काबिल कबूल हो। ठीक। जनरल साहब, ये बताइए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है भारतीय फौज, और आज भी 10 के करीब पाकिस्तानी सिविलियंस हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। फ़ायदा क्या होता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर बमबारी करने का, सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाने का, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ज़्यादा तनकीद करता है? क्या अचीवमेंट क्या होती है इस किस्म की कार्रवाई से?
ये जो गाड़ी जा रही है इसके सायरन की वजह से मुझे ठीक सुनाई नहीं दिया। जी मैं कह रहा हूँ कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज मुसलसल वायलेशन कर रही है, इससे वो अचीव क्या करते हैं? इसका तो उल्टा तनकीद होती है उनकी पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में। इससे कुछ भी वो अचीव नहीं कर रहे, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस फायरिंग करके इस गाब में वो तैयारी कर रहे हैं। दुनिया को तो वो वही पुराना नैरेटिव बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से मुदाखलत हो रही है, लेकिन दर हकीकत वो अपनी आर्टिलरी की रीडिप्लॉयमेंट, एमुनिशन की डंपिंग और अपनी फौजों को दोबारा से प्लेस कर रहे हैं किसी मिस एडवेंचर के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उस पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर 275 डेज हो गए हैं लॉकडाउन में रखा हुआ है। ओपन प्रिजन, हम सब बात कर रहे हैं कि कश्मीर को ओपन प्रिजन बना दिया गया है, उस पर जुल्म किया जा रहा है कश्मीरियों के ऊपर। लेकिन दुनिया की जो हम लोग सब बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का ऐसा दबाव डिप्लोमेटिक हो, मुआशी पाबंदियों का हो या सियासी बायकॉट का हो, ऐसा होने नहीं जा रहा हिंदुस्तान के खिलाफ। और हिंदुस्तान इसकी पूरी तरह से आगाह होते हुए वो अपनी स्ट्रेटजी पे अमल कर रहा है। बजोरे बाजू गन पॉइंट से वो कश्मीरियों की जो आज़ादी की डिमांड है उसको कुचलने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये कहना कि कोविड की वजह से दुनिया की तवज्जो हट गई है, देखिए 5 अगस्त को उन्होंने रिवोक किया था 370 एंड 35A को। बिल्कुल उस वक्त उन्होंने लॉकडाउन किया था और जनवरी तक दुनिया में कहीं भी कोविड की वजह से लॉकडाउन नहीं था। अगस्त टू जनवरी भी वो यही जुल्म कर रहे थे जो वो आज कर रहे हैं। और इससे पहले का अगर आप पूरा शुमार करें तो 80,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। अब वो नौजवानों को, नौजवान लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ऑलरेडी जेल में है, जो नौजवान है उनको वो अगवा कर रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स में उन्हें शहीद कर रहे हैं और उनको अपनी पॉपुलेशन से जुदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया की तवज्जो मजीद 2 से 3 बार ना आए इस तरफ, ताकि वो इस आज़ादी की मूवमेंट को मुकम्मल तौर पर कुचल सके। तो ये है उनकी स्ट्रेटजी और पाकिस्तान को वो एंगेज रखना चाहते हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं किसी मिस एडवेंचर की, और इसमें हमें किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वो तैयारी कर रहे हैं, इस पर हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, इस पर भी मैं आपकी जानिब आऊंगी दोबारा से एजाज साहब। लेकिन अभी मैं बात करना चाहूंगी मिशाल मलिक साहब आपसे। हम देख रहे हैं कि अभी बस कुछ ही महीने हुए हैं, 2 या 2.5 महीने के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनको इस तरह से तन्हाई में खुद को रखना पड़ रहा है, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, राबतों का फुकदान है, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर मैं ये नहीं कहूँगी कि गुज़श्ता 277-78 दिनों से 5 अगस्त के बाद से, बल्कि गुज़श्ता 7 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि ऐसी ही सूरत हाल है। लोग अपने घरों के अंदर महसूर होते हैं, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास तो टीवी भी मौजूद नहीं होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिस पर से वो दुनिया के हालात जान सके। अखबारात तक को वहाँ पर जब मोदी सरकार चाहती है बंद करवा देती है। तो आप क्या समझती हैं कि अब जब दुनिया इस कोरोना की सूरत हाल से बाहर आएगी तो अब वो सही तौर पर अंडरस्टैंड कर पाएगी कि क्या चीज़ है जो कश्मीरी 7 दहाइयों से भुगत रहे हैं? क्योंकि हमने तो बस ये 2-4 महीने शायद हमें और भुगतना पड़े। देखिए बिल्कुल आप एग्जैक्टली बात ठीक कह रही हैं कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि लॉकडाउन है वहाँ पे तो खैर कर्फ्यूज ही चलते हैं और स्पेशली 5 अगस्त के बाद से लेकर अब तक तो 9 मंथ सीज को हो गया मुकम्मल। तो एक चीज है कि दुनिया भर में जो लॉकडाउन है वो लोगों की जानों को बचाने के लिए दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं उन्होंने इकदाम उठाए हैं हिफाजत के लिए। लोगों ऐसे है बड़े बड़े इकोनॉमिक पैकेजेस भी अनाउंस हुए दुनिया भर में, सैलरीज लोगों के घरों में भी कनाडा में पहुंचाई है, और भी जगहों पे बहुत कुछ हो रहा है, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मगर यहाँ पे टोटल ऑपोजिट है कि लोगों को जब बंद भी किया होता है, जैसे डरबों में बंद किया हुआ है लोगों को, बाहर भी कोई निकल आए गलती से कोई अपनी दवाई लेने, सौदा लेने, तो उसको भी जेल में डाल दिया जाता है या मार दिया जाता है। खिड़कियां खोलने की इजाजत नहीं है, तो खाने पीने की हर वक्त वहाँ पे शॉर्टेज रहती है। और बड़े बड़े लंबे साल में इनका वैसे भी टेम्पो होता है इंडियन स्टेट का, साल से जो मैं देख रही हूँ, स्पेशली अपनी शादी के बाद मैंने बहुत दफा वहाँ पे विटनेस किया है खुद भी। 2010 के अंदर भी आप देख लें, 2012 के अंदर भी, 2014 मतलब कि वेव बहुत बड़ी लाते हैं
जिसमें prolonged कर्फ्यूज होते हैं और कहने को कर्फ्यू उसको ये नाम नहीं देते हैं, मगर वो काफी दिन कंटिन्यू करती हैं, फूड शॉर्टेजेस, जाली दवाइयाँ, और अभी भी वहाँ पे किट्स भी नहीं है लोगों के लिए, जो ये टेस्टिंग किट्स हैं वो भी इन्होंने जम्मू भेज दी, जहाँ ज्यादा इन्होंने हिंदू आबादी को सेटल किया हुआ है। और फिर उसके बाद इन्हीं दिनों के अंदर, कोरोना के दिनों के अंदर, इन्होंने एक न्यू डोमिसाइल लॉ भी पास किया है, आपको शायद इस बारे में इल्म होगा, जिसमें लाखों 3 लाख इंडियन हिंदूज को उन्होंने सिटीजनशिप दे दी है। और उसके बाद जो हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन फोर्स, ऑक्यूपायर फोर्स है, उसको भी वो सिटीजनशिप दे रहे हैं। उसके बाद 3 लाख से ज्यादा वहाँ पे लेबरर्स हैं, उनको भी दी जा रही है। और अभी लेटेस्ट जो आज की रिपोर्ट है कि असम के अंदर बहुत से कश्मीरी लेबरर्स को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है बाय दोस हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। दिल्ली के अंदर भी आप देख लें, जो भी कश्मीरी हैं उनको किस तरीके से हर जगह आप देख लें, उनको जिस तरीके से उनको टेरराइज किया जाता है। और फिर अभी हाल ही में जो 3 बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं वहाँ के, एक लेडी भी है मुसरत, और उसके बाद गौहर गिलानी है और आशिक ज़ादा हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ, इंटरोगेशन और ब्लैक लॉज इम्पोज किए गए हैं। और उसके साथ साथ इंटरनेशनली अगर देखा जाए, जिस तरह अली रजा साहब ने एक बात की है, इंटरनेशनल भी एक रिकग्निशन कश्मीरियों को मिल रही है, जिस तरह 3 IOK के जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनमें से 2 ने मेरे भी कवर किए थे वहाँ पे जब मैं पहली दफा श्रीनगर गई थी। यासीन डार हैं और मुख्तार खान, जिनको इंटरनेशनल 2020 का प्राइज भी नॉमिनेट किया गया है उनको फोटोग्राफी में ऑन ह्यूमन राइट्स। इट्स समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। बाहर की दुनिया, अब अमेरिका भी बोल उठा है, यूनाइटेड नेशंस में भी देख ले, पहले भी पोल रिपोर्ट्स आ रही थी यूनाइटेड नेशंस। मशाल साहिबा, एक सवाल है, मगर दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि दिस इज अ मैसेकर। मैसेकर के अंदर आपसे कंडेमनेशंस की हद तक नहीं जा सकते, आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। अगर कोई नहीं लेगा, जिस तरह लास्ट ईयर उस वक्त कोरोना नहीं था, न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे, कोई मामला थोड़ा रुक गया था, मगर अब क्या होगा? अच्छा, आप तक ये मामला बिगड़ गया है। प्रैक्टिकल स्टेप्स को मशाल साहिबा, प्रैक्टिकल स्टेप्स को भी जरा एक्सप्लेन कर दें। प्रैक्टिकल स्टेप्स के अंदर आई थिंक यूनाइटेड नेशंस को सबसे पहले कोई कश्मीर का कोई इनको एम्बेसडर नॉमिनेट करना चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स की फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजनी चाहिए वहाँ पे, इनको डिमांड करनी चाहिए जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं दुनिया भर की, कि यहाँ से इनकी ऑक्यूपेशन फोर्स को निकाला जाए और यहाँ पे फ्री एंड फेयर प्लेबिसिट के लिए दी ओनली सोल्यूशन, अगर इस पूरे खित्ते को न्यूक्लियर जंग से बचाना है, क्योंकि ये एक फैनेटिक, एक पागल, एक एक्सट्रीम माइंडसेट की वहाँ रजीम है जो कि पूरे खित्ते की तबाही के लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है अभी। और ये अल्लाह का कोई मौजज़ा है कि अभी तक कोई जंग नहीं छिड़ी है, मगर कोई कसर नहीं छोड़ी है हिंदुस्तान ने। बिल्कुल जी, भारत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है कि मामलात जो है वो मजीद खराब हो, चाहे जंग की तरफ चली जाए। कश्मीर एम्बेसडर्स नॉमिनेट करने चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीरी यहाँ डिवाइडेड फैमिलीज के, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और इट इज हाई टाइम कि उनको ये टास्क दी जाए। ठीक है, मशाल आपकी जानिब दोबारा आएंगे। अली साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह मशाल सूरत हाल हमें बता रही थी, क्या है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, सबको मालूम है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मकासद क्या है भारत के, ये भी बड़े वाज़ेह है। जिस तरह से वहाँ मुख्तलिफ हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है, आबादी का तनासुब ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये फरमाइएगा सर कि बुरहान वानी हों या फिर उनके बाद कमांडर रियाज नायकों हों, जब भी ऐसे किसी बड़े लीडर की शहादत होती है, उसके बाद जो कश्मीर का जवान है, जो नौजवान है वहाँ का, वो उसका जोश जो है और उसकी भारत के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि भारत इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। क्या ये जो नौजवानों का हौसला कम करने का ये सिलसिला है भारत की जानिब से, आपको नहीं लगता कि ये तो उनकी मज़ाहमत को और बढ़ा देता है सर? ये मज़ामत जो है, जो आज़ादी की जो तड़प है वहाँ के जवानों में, ये ख़त्म नहीं हो सकती। ये भारत जितना मर्जी जुल्म कर ले, उन्होंने देखे मकबूल भट्ट से शहीद से लेके बुरहान वानी तक और कल तक आपने देखा कि यासीन मलिक साहब को उन्होंने जेल में रखा हुआ है, उन पर पहले भी बड़ा बड़ा तशद्दुद किया गया है। बाकी हमारे जो कायदीन है आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, उनको भी नज़रबंद किया गया है, कभी जेलों में डालते हैं। लेकिन उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमारी
بہت ساری جو ینگ جنریشن ہے اس کو اندھا کیا. حالانکہ دنیا میں اس طرح کی آپ کو تاریخ نہیں ملتی جو کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں. لیکن بھارت کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ کشمیری کبھی بھی اپنی آزادی سے کم کسی بات پہ رضامند نہیں ہوں گے اور کبھی بھی بھارت کی طاقت جو ہے کشمیریوں کی آزادی کی جو تڑپ ہے اس کو کچل نہیں سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت غلط فہمی پہ ہے, مودی سرکار غلط فہمی میں ہے, ان کو انشاءاللہ شکست ہوگی اور یہ تحریک دن بہ دن ہمارا ایک شہید ہوگا اور تحریک جو ہے اس سے زیادہ بڑھے گی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد انہوں نے کہا کہ تحریک ختم ہو جائے گی, لیکن تحریک اس سے زیادہ تیزی سے بڑھی. تو یہ تحریک جو ہے نا یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کشمیریوں کو ان کو جو بنیادی حق ہے, حق آزادی, جس کو تسلیم کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن نے بھی اور تمام انٹرنیشنل فورم نے, تو وہ جب تک نہیں مل جاتا کشمیری اپنی یہ تحریک جاری رکھیں. رائٹ. جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ کشمیر کی جو انڈیجنس سٹرگل ہے وہ JKLF جیسے پلیٹ فارم سے بھی چلتی رہی اور بڑا زبردست اس میں کردار ادا کیا. اس کے بعد آل پارٹیز حریت کانفرنس کے تحت کوشش کی گئی کہ مذاکرات, بات چیت اور نرمی کے ساتھ بھارت کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنے کی کوشش کی جائے, جو کہ کامیاب نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید APHC کے کچھ لیڈر جو مذاکرات کے اور تھوڑے سے نرم رویے یا اپیزمنٹ کہہ لیں اس کے حامی تھے, وہ شاید ان کی اپروچ اب اس کانٹیکسٹ میں درست ثابت نہیں ہوئی؟ دیکھیں, ہمیں ایک چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہندوستان اس کو سرے سے حل طلب معاملہ تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ UN ریزولوشنز کو نہیں مانتا, انہوں نے ان کو یکسر ٹھکرا دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کلیم کر دیا اور دنیا کو باور کرا دیا کہ نہرو کی غلطی تھی UN میں جانا. تو کشمیر ہندوستان کا انٹیگرل حصہ ہے اور وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ بھی قبضے کی بات کر رہے ہیں. وہ اس کو حل طلب معاملہ تسلیم نہیں کرتے. اب UN ریزولوشنز ہوں یا دنیا کی کنڈمنیشن ہو یا سو کالڈ ٹرمپ کی سالسی کی آفر ہو, یہ سب لپ سروس ہے. اور یہ کہنا کہ آزادی کو کچل نہیں سکتے, بھائی دیکھیں وہ نہیں کچل سکتے, لیکن کیا ہم سب بیٹھ کے اس بات کا انتظار کریں گے کہ 80,000 شہادتیں ہو چکی ہیں, 80,000 خدا نہ خواستہ اور ہو جائیں, 16,000 ہماری بیٹیوں کا وہ ریپ کر چکے ہیں, 16,000 کا اور ریپ کر لیں, تقریباً 20 سے 22,000 نوجوانوں کو وہ گھروں سے اٹھا کے لے گئے ہیں, وہ 20,000 کو اور لے جائیں, اور پھر بھی ہم کہیں گے جی آزادی کے متوالے لڑتے رہیں گے. اگر یہ ایک حل طلب معاملہ ہے اور ہم اس میں فریق ہیں, پاکستان, کشمیر اور ہندوستان, تو جو ایک سب سے بڑا فریق ہے وہ سب سے چھوٹے فریق کے اوپر اپنا حق مانگنے کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے, نسل کشی کر رہا ہے, ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے. ان کی جو پوزیشن تھی, سٹیٹس تھا جو ان کو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن دیتا تھا, اس کو وہ ختم کر چکے ہیں. اگر یہ ہے تو پھر جو دو سٹیک ہولڈرز ہیں کشمیر اور پاکستان, ان کو مل کر UN کو ایک ٹائم لائن دینی پڑے گی. اس ٹائم لائن کو اگر آپ نہیں دیں گے اور ان کو پیس فورس کی ڈپلائمنٹ کا مطالبہ نہیں کریں گے تو پھر نیشنل لیول پہ جہاد کا اعلان کرنا ہوگا تاکہ آزاد کشمیر کے لوگ جا کر اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کی تحفظ کریں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. جی بالکل. ایک سوال یہ کہ کیونکہ کشمیر کی یہ جو سٹرگل ہے یہ پیورلی انڈیجنس ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ APHC اپنی پالیسی کو ریویو کرے, نہ کہ پاکستان جو ہے یا حکومت پاکستان جہاد کا اعلان کرے؟ پہلے میرے بھائی دیکھیے, بات سن لیجئے, یہ APHS اور یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں جی پالیسی کو ریویو, میں آپ سے ایک مختصر سوال پوچھتا ہوں, کیا ہم سٹیک ہولڈرز ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم ایک سٹیک ہولڈر ہیں اس معاملے میں تو ہم خاموش تماشائی بن کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو ان بچوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے جو میں نے آپ کو راستہ بتایا کہ یونائٹڈ نیشن کو جا کر ایک ٹائم لائن دیں اور ان کو کہیں اس قتل و غارت کو بند کریں, فیکٹ فائنڈنگ مشن بھجوائیں, UN کی پیس کیپنگ فورس کو ڈپلوائے کریں تاکہ لوگوں کی جانیں, عزت و مال تو پہلے محفوظ کریں, اس کے بعد اگلا سٹیپ اٹھائیں گے. لیکن اگر UN اسی بے حسی کا مظاہرہ کرے جس کا وہ ابھی تک کرتی آئی ہے اور انٹرنیشنل ضمیر بھی اسی طرح سویا رہے جس طرح آج تک سویا ہوا ہے, زبانی تنقید سے جانوں کا تحفظ نہیں ہو سکتا. ہندوستان جو تہیہ کر چکا ہے وہ اپنے ایک خاص منصوبے کے اوپر عمل پیرا ہے
اس کو کسی قسم کی تنقید ان اقدامات سے نہیں روکے گی. ان کا یہ حق ہے یو این ریزولوشن کے تحت کہ جس طرح افغانستان میں یو ایس ایس آر نے قبضہ کیا تھا تو پوری دنیا نے افغانوں کی مدد کی تھی. آج یہی حق کشمیریوں کا ہے. آج ہندوستان قابض ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر, ان کا سٹیٹس چینج کر چکا ہے, تو آج پوری دنیا کو ان کی امداد کرنی چاہیے. پوائنٹ ٹیکن سر, پوائنٹ ٹیکن. ان کا آئینی حق ٹھیک ہے یو این ریزولوشن کے تحت. اچھا مشال صاحبہ آپ فرمائیے گا, جیسے ابھی علی رضا صاحب نے بھی بات کی, اعجاز اعوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر ہمیں اقدامات کرنا ہوں گے, لیکن جب عملی اقدامات کی بات آتی ہے تو جو لوگ بھارت پر اگر دباؤ ڈال سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اپنے مفادات بھارت کے اندر موجود ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان بات کرتا ہے, بھارت کے بارے میں حقائق بتاتا ہے, تو صرف نظر کیا جاتا ہے, اگنور کر دیا جاتا ہے ایسی باتوں کو, صرف اور صرف اس لیے کہ بھارت کے اندر جو ان کے مفادات ہیں اپنے کاروبار کو لے کر, بزنس کو لے کر, معیشت کو لے کر, وہ خراب نہ ہوں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آگے بھی اسی طرح کی صورتحال چلتی رہے گی, یا آپ کے پاس کوئی تجویز ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں انہیں مجبور کیا جا سکتا ہے یہ کام کر کے, تب وہ بھارت کو روک سکتی ہیں؟ کیا بتائیں گے آپ؟ کہ اس وقت گلوبل اکانومی جو ہے وہ تو نیا ایک ورلڈ آرڈر آ گیا ہے کرونا کے بعد, اٹس کریشنگ. اور یہاں پہ اب وہ والی بات نہیں ہے کہ بہت بڑی کوئی منڈی ہے انڈیا تو وہاں پہ بہت فائدہ ہوگا. اب تو پوری دنیا میں آپ آئل کرائسس دیکھ لیں, ڈالر کا بھی دیکھ لیں, ایکسپیکٹڈ فیوچر کے اندر بھی گلوبلی بھی مارکیٹ جو ہے ٹریڈ کتنا کم ہو گیا ہے, اور آگے ایک انسرٹنٹی ہے کہ پھر نئی کوئی ویو آئے گی کورونا کی. تو وہ ایک متھ ہے, اب وہ متھ ہی لگنے لگ گئی. آپ چائنا کا بھی حال دیکھ لیں, امریکہ کا دیکھ لیں, برٹن کا دیکھ لیں, انڈیا کا بھی دیکھ لیں. تو these are things which the whole world economists are discussing. وہ جو غرور تھا انڈیا کا, وہ کافی حد تک ایک آفت آئی ہے جس سے ان کا وہ ٹوٹا ہے, اور آگے مزید ٹوٹے گا. اور اس وقت ان کو, کیونکہ وہ ان کی اکانومی اتنی بری ہے, وہاں غربت سے لوگ مر رہے ہیں انڈیا کے اندر, ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بڑا اچھا کارڈ مودی نے ڈھونڈا ہوا ہے. کشمیریوں کی لاشیں ہر جگہ گرائیں اور پھر بلیم پاکستان پہ ڈالیں اور پھر جنگی ماحول بنائیں. اتنی خود اپنے جو سولجرز ہیں ان کو خود ہی مار رہے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ بھئی جتنے زیادہ پولیٹیکل ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سولجرز کو آگے چھوڑا. اس طرح سینٹیمنٹس کبھی بھی ڈیل نہیں ہو سکتے, چاہیے جتنی بھی کوشش کریں. مگر ایک گلوبل جو اوپینین ہے وہ ویریس فارمز میں, گلوبل میڈیا کے تھرو, گلوبل جو میڈیا کے ڈفرنٹ فارمیٹس ہیں, سوشل میڈیا ہے, اخباروں کے اندر, ٹیلی ویژن پر, ایک اوپینین ڈیولپ ہو رہا ہے پچھلے سال سے کافی زیادہ, یہ 2 سالوں کے اندر. اب بھی کافی زیادہ کہ ایک فیشسٹ رجیم ہے, اور اب دنیا کے لیے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور اتنی خطرناک جنگ کی طرف دنیا میں, یہ انڈیا اور پاکستان ڈیڈلیسٹ LOC ہے, اگر یہ بڑھتا ہے معاملہ, تو آلریڈی دنیا بھر کے اندر کرمبل کر دی ہے گلوبل اکانومیز. تو گلوبل سیکیورٹیز کے ساتھ لنکڈ ہے گلوبل اکانومیز, تو کیا اثر پڑے گا اس کا؟ تو اس لیے کورونا کو بھی فائٹ کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں جو نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کے اندر بہت اشد ضرورت ہے کہ جو سب سے پرانے مسئلے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر ان کو حل کیا جائے, ڈی ملٹرائز کیا جائے اس جگہ کو, ان کی آکوپیشن ہٹائی جائے, پیس کیپنگ فورسز کو بلایا جائے, UN نامنیٹ کرے اپنے ایمبیسڈر کام کے لیے, جس طرح پہلے بھی پاس میں کر چکا ہے. پر امپلیمنٹیشن کی طرف معاملے کو لانے کے لیے جو گلوبل, اب تو کوئی سپر پاور اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کسی ایک کنٹری کو, جس طرح آگے میں دیکھ رہی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. تو بٹ یہ ہے کہ پرماننٹ 5 ممالک کے اندر بہت ضرورت ہے کہ ہم وہاں بھی لے کے جائیں, اور یہ معاملہ سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی لے کے جانا چاہیے. ایک دفعہ پھر ہنگامی صورتحال ہے, اور اس کے جتنا بھی ہم انٹرنیشنلائز کر سکتے ہیں, اسپیشلی جو یہ ICJ اور ICC جیسے پلیٹ فارمز ہیں, تو یہ اینٹی جس طرح آپ نے دیکھا یہ یونائٹڈ نیشنز کو نے جو مائنورٹیز کے جو بلز تھے, اینٹی کیپ بلز وغیرہ, اس کے خلاف وہ انڈین سپریم کورٹ میں گئے تھے. تو اسی طرح اگر ہم بھی پٹیشن دائر کریں یونائٹڈ نیشنز کو کہ بھی جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بھی وہ انٹروین کریں, اور آرٹیکل 370 کے اوپر. بٹ آئی بلیو کہ اب وہ بھی سولوشن نہیں ہے. سولوشن از اونلی گیونگ دیم دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, اور اسی پہ ہی مسئلہ واٹ کشمیریز وانٹ ایز پر دی UN ریزولوشن. That is the only sane solution that can save the world, that can save the region, that can even save this poor India. I mean,
they have a mad hatred سے بھری ہوئی ان کی Very right. leadership ہے جو پورا تباہ کر دے گی پورے ریجن کو. مجھے تو ان کو اپنا ڈر نہیں ہے غریب عوام کا, ان کو بھی مار دیں گے. یہ اتنی نفرت ان کو ہے کہ ابھی نیوکلیئر کا بٹن آج آن کر دیں اور تباہ کر دیں. ٹھیک ٹھیک, عقل ہی نہیں ہے. بالکل. علی رضا صاحب, جیسے جل صاحب نے بات کی اور ابھی مشال صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مجبور کیا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی اور بھارت کو, تو کیا یہ ممکن ہے صرف زبانی جمع خط سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے وہی سٹرگل کرنی ہوگی جیسے لیکن آپ نے کہا کہ 9/11 کے بعد دنیا مختلف ہو گئی ہے, لیکن انڈیجنس سٹرگل پر کسی قسم کی کوئی پابندی ہے, فریڈم سٹرگل ہے, اٹس ناٹ ٹیررزم, تو کیا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ دنیا اور بھارت سنے گا اور یہ معاملہ کسی تصفیے کی طرف جائے گا؟ دیکھیں بالکل جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ایک سٹیک ہولڈر ہے, انڈیا سٹیک ہولڈر ہے اور کشمیری قوم جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کشمیری خود اس وقت تو کہیں نہیں جا سکتے. اسی لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے, لیکن ابھی تک پاکستان نے سٹیپ نہیں لیا. وہاں گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے, یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے, جا کے جیسا جنرل صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے, ہم اس طرح اگر خالی زبانی خرچ کرتے رہے تو اب بات آگے نہیں بڑھے گی. ہمیں جانا چاہیے, یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے اور اپنا ایک کلیئر کٹ موقف رکھنا چاہیے. دوسرا, کشمیریوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پاکستان ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے. اگر کشمیری قیادت کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی طرف سے ایک نیریٹو جو ہے وہ پاکستان میں ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, کشمیر میں ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, دنیا میں بیٹھی ہیں, ان کی طرف سے ایک نیریٹو تیار ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو پہلے نیریٹو تھے اس کا مطلب وہ فیل ہو چکے ہیں, ہماری کوئی بات نہیں سن رہا. تو اس کے لیے ہمیں اپنا نیریٹو کلیئر کرنا چاہیے اور اس پہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ سختی سے اس کے ساتھ جتنے بھی ممالک. اچھا اعجاز صاحب آپ فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ اپنا جو مکرو اس کا منصوبہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مکمل طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیاری کر چکا ہے. سر پھر پاکستان کو اپنی تیاری کس حد تک رکھنی چاہیے, کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو لے کر ہم معاملات کو لے جا سکتے ہیں یا ہمیں لے کر جانا چاہیے؟ جیسا کہ ابھی کچھ مہینوں پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب یہ 4 اگست 5 اگست کا اقدام کیا گیا بھارت کی جانب سے, تو انہوں نے کہا کہ 2 ایٹمی جو قوتیں ہیں, 2 طاقتیں ہیں, وہ آمنے سامنے کھڑی ہیں, تو دنیا کو اس پر اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لیکن اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں کیا گیا کسی کی بھی جانب سے, اور 5 اگست کے بعد سے مسلسل وہاں پر لاک ڈاؤن کی سی صورتحال ہے. پھر یہ بھی کہیے گا کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں روزانہ کہ بھارت کے اپنے اندر سے کشمیر میں جو کچھ کیا جا رہا ہے مودی سرکار کی جانب سے, اس کو لے کر بہت زیادہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں. تو کیا یہ بھارت کے اندر سے جو آوازیں ہیں یہ مودی سرکار پر کچھ اثر ڈال سکتی ہیں؟ دیکھیے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں ہندو میجورٹی کے ارادے اور نریندرا مودی کے ارادوں کو نہیں بدل سکتے. اسی لیے ان کی نہ عدلیہ انہیں روک سکتی ہے نہ عوام انہیں روک سکتے ہیں, کیونکہ ہندو میجورٹی اور ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ, آر ایس ایس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ وہ حکومت کر رہے ہیں. انہوں نے ایک تہیہ کر لیا ہے اور وہ کچھ کر گزرے ہیں جو انہوں نے آج تک کہا تھا. بابری مسجد کا ایشو آپ نے دیکھا کہ اس کا انہوں نے حل کرنے کا ارادہ کیا اور کر دیا. پھر انہوں نے 370 اور 35 کو ریووک کرنے کا کہا اور اس کو کر دیا. پھر انہوں نے نیشنل سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی بات کی اور اس کو وہ کر گزرے. پیچھے نہیں ہٹے اس پر بھی, حالانکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر بھی نکلے. ان مذموم ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. جب ایسا نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں ایز اے سٹیک ہولڈر اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانا ہے تو پھر ارادہ کریں اور جائیں. آپ 270 دنوں تک دونوں ایٹمی قوتیں اگر آمنے سامنے کھڑی ہیں اور دنیا ٹس سے مس تک نہیں ہوئی تو کیا ہم 270 دن اور انتظار کرتے رہیں گے؟ 72 ایئرز کا سٹیٹس کو ہندوستان نے تبدیل کر دیا ہے. 72 ایئرز کے بعد انہوں نے ایک عملی قدم اٹھایا ہے اور تاریخ بدل کے رکھ دی ہے اس خطے کی. کیا ابھی ہم 72 ایئرز اور ویٹ کریں گے؟ تو جانا, اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہے تو جائیے. اگر یونائٹڈ نیشن کو سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا ہے, کوئی اسپیشل کانفرنس بلوانی ہے, ہنگامی اجلاس بلوانا ہے تو بلوائیں. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ایک ٹائم لائن دے دیں کہ اس ٹائم کے بعد ہم اپنے وہ جو پالیسی ہے
हम ठीक। कश्मीरियों को जिनको अभी तक बॉर्डर पार करने से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रोका था जब वो यूएन में जा रहे थे, उन्होंने कहा था आप बॉर्डर पार नहीं करेंगे जब तक मैं न कहूं। तो उन लोगों को अपनी बहन भाइयों की इज्जतों और जानो माल के तहफ्फुज की इजाजत देनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने कश्मीरी हैं उन्हें उनकी फंडिंग करनी चाहिए और मोबिलाइजेशन करनी चाहिए अवाम की, इंटरनेशनली कश्मीरी अवाम की, ताकि वो जो हौसला है कश्मीरियों का वो ना खत्म हो जाए। उनको उम्मीद दिलवाएं कि ना हम एज ए स्टेक होल्डर सोए हुए हैं, न कश्मीर के अवाम जो मजे से लंदन या अमेरिका में रह रहे हैं वो भी नहीं सो रहे, क्योंकि ये जो कोविड का लॉकडाउन है उसमें और जो कश्मीर का लॉकडाउन है इसमें जमीन आसमान का बिल्कुल फर्क जी, है। ये आज हम भरपूर मैसेज जो है ये दिए जाने की जरूरत है मकबूजा कश्मीर के शहरियों के लिए कि पाकिस्तानी या जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं या कश्मीरी दुनिया भर में कहीं भी बसते हैं सर, वो बिल्कुल उनके लिए फिक्रमंद भी हैं, उनके लिए इकदाम करना चाहते हैं और इकदाम कर भी सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर अब हमें आगे आना होगा। मेरे ख्याल में मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर में जहां भी कश्मीरी बसते हैं उनको भी सूरत हाल में आगे आना चाहिए। बहरहाल जी, आज की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे 12 बजे के खबरनामे के साथ। आप हमारे साथ रहिए।